जोहार। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है हमारे बटले भी जतरू भाई बटले भी किसान मन। देखो किसान भाई हमारे मन कार्यक्रम करोर करीला कृषि समाचार से, तो आओ हमारे मन फटाफट जान देला कृषि समाचार। नमस्कार। छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रेशम कीट पालने की है योजना। केंद्रीय कृषि संयुक्त सचिव ने राज्य के अधिकारियों के साथ की बैठक। पशुपालक ठंड के मौसम में अपने सूकरों के आवास पर दें विशेष ध्यान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रेशम कीट पालन की योजना बनाई गई है। इसके लिए झारखंड राज्य जलछाजन मिशन, राज्य आजीविका मिशन, झारखंड जनजातीय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय बागवानी मिशन बीच समन्वित करार किया जाएगा। 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रेशम कीट पालन के लिए सरकार द्वारा 1359 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले दिनों रांची के काके रोड स्थित समिति सभागार में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर.वी. सिन्हा ने राज्य के कृषि अधिकारियों के साथ BGRI पर एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में श्री सिन्हा से राज्य के अधिकारियों ने मांग रखा कि झारखंड को अभी BGRI के तहत धान का प्रत्यक्षण दिया जाता है, गेहूं, मक्का और दलहन के प्रत्यक्षण का काम भी राज्य को मिलना चाहिए। साथ ही राज्य को जल संरक्षण के लिए कुआं बनाने का काम मिले और प्रत्यक्षण में जैविक खाद को भी शामिल किया जाए। जाड़े के मौसम में सूकरों को ठंड से बचाने के लिए कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रात के वक्त आवास को गर्म रखने के लिए बल्ब या हीटर जलाएं। जो सूकर ठंड से ग्रसित हो जाए उसे डेक्सट्रॉस इनावेनस नामक इंजेक्शन दिलाएं। इसके अलावा उन्हें खान पान में ऊर्जादायक आहार दें। ठंड का मौसम का यदि अचानक प्रकोप हो जाता है तो इसमें सूकरों में जो है ये सूकर जो है ठंड से ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इमीडिएट जो है आवास का परिवर्तन कर सकते हैं। आवास में जो भी है आप खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद रखें। बाहरी वातावरण से उसका जो कांटेक्ट होता है, बाहरी हवा को अंदर प्रवेश ना होने दें। उसके अलावा अगर संभव हो तो बल्ब जला कर रखें जिससे कि कमरे का वातावरण कुछ गर्म हो सकता है, और हीटर की भी व्यवस्था अगर हो सकता है तो उसका कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कि छत में अगर आपका एस्बेस्टस या टीना वगैरह का छत है तो उसको गहरे रंग से आप रंग दें, काले रंग से रंग दें, जिससे कि है कि अंदर का वातावरण गर्म हो सकता है। तो इस तरह से आप बदलाव करके आप जो है आवास का बदलाव करके जो है इससे ठंड के प्रकोप से बचा जा सकता है। और जो भी सूकर पालक जो ठंड से ग्रसित हो गए इमीडिएट उसको डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज करें। उसके लिए आपको डेक्सट्रोज का इंट्रावेनस इंजेक्शन देना होता है। उसके अलावा डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि जो स्ट्रोक होता है उससे ये बचा जा सकता है। जो किसान आलू की खेती करने जा रहे हैं वो आगाध खेती के लिए कुफरी पुखराज एवं कुफरी अशोका, मध्यम खेती के लिए कुफरी कंचन तथा कुफरी आनंद और पिछात खेती के लिए कुफरी पिप्सोना 1 या कुफरी पिप्सोना 2 लगाएं। आलू के उन्नत प्रभेद कुफरी पुखराज और कुफरी अशोका 80 से 90 दिनों में तैयार होते हैं, जबकि कुफरी कंचन और कुफरी आनंद की परिपक्वता अवधि 100 से 110 दिन है तथा पिछात खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 को तैयार होने में 120 दिन से अधिक समय लगता है। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अपने राज्य में धान कटाई के लिए ज़्यादातर किसान हंसिया का ही इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई इस काम के लिए नवीन हंसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साधारण हंसिये की तुलना में 26% मजदूरी की बचत और 27% संचालन खर्च में बचत करता है। सफल किसानों की श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे किसान जो नई कृषि तकनीकों के जरिए अपनी कामयाबी को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो खेती बाड़ी की तरक्की में नई कृषि तकनीकों का अहम योगदान मानते हैं। ये न सिर्फ ऐसा सोचते हैं बल्कि खुद अपने कृषि कार्य में नई तकनीकों को अपनाते हैं। ये फूलगोभी की खेती है, ये 2-2.5 महीना में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और बीन भी लगाते हैं, मिर्चा है,
बाल बच्चा है, एक लड़का है, 2 लड़की है। पढ़ा है मेरा तो इंटर तक हुआ है, बच्ची सब तो पढ़ रहे हैं अभी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 5200 रुपये, गेहूँ 1400 रुपये से 2000 रुपये, चना 3800 रुपये से 4200 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6800 रुपये, दाल मसूर 4600 रुपये से 5450 रुपये, दाल चना 4650 रुपये से 5550 रुपये, सरसों तेल 8400 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 1100 रुपये से 1250 रुपये और प्याज 4000 रुपये से 4500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो एखन देखत रही हमरे मन कृषि समाचार कर तहत हमरे मन जानकारी कर ली मौसम कर जानकारी और बाजार भाव। और देखो कृषि समाचार कर तहत हमरे मन जान ली नवा पद्धति कर बारे में और कौन कौन किस्म के हमरे मन लगाए सकिला अपन खेत के शिखर बारे। बिल्कुल, और भी अभी बहुत सारी जानकारियां हम लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। विराम कर बाद एक सब किसान मन के फिर से हम रमन स्वागत करीला। और भौजी, हाल समाचार बढ़िया रहे नीरो? हाल समाचार बहुत बढ़िया रहा, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आज कुछ खास दिन है। एकदम खास दिन है भाई, छठ हम रमन का निचकाले है और आज नहाए खाए कर दिन भी है। बिल्कुल, और आज नहान खान की बात है तो
मैं सब्जियों को बिल्कुल नहीं भूल सकती क्योंकि एकदम, सब्जियों की जो दाम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें ना किसानों को भी काफ़ी मुनाफा हो सकता है अगर वो सही वक्त पर सही सब्जियों की अगर बुआई करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा देखो सकते हैं। खाली बुआई भर करे के न क्यों कर देख रेख भी बहुत जरूरी हो जाएगा, बिल्कुल। खास करके जाड़ कर मौसम में। तो अब हमरे मन फटाफट जानकारी कर लेवेला कि जे जाड़ कर मौसम है ओकर में सब्जी मन कर देखभाल कैसे हमरे मन कर सकीला, विशेषज्ञ हमरे मन के जानकारी देबे। बिल्कुल। अब विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बी के झा, तो हमरे मन फटाफट जानकारी के कर लेवेला। और अब आपसे चर्चा करेंगे रबी मौसम में होने वाले फसलों की देखभाल के बारे में, जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर बी के झा सर। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि रबी मौसम में होने वाले कौन कौन से फसल हैं? किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना, रबी मौसम की खेती जो हम एक तरह से कहें कि इसमें सब्जियों की भरपूर उत्पादन आप ले सकते हैं। तो रबी की मौसम के सब्जियों में खास करके अगर आप सब्जियों की बात करेंगे तो इसमें जैसे बहुत तरह की सब्जियों की इसमें आप खेती कर सकते हैं, जैसे कि आपका टमाटर है, बैगन है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आपका आलू है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, आपकी गाजर है, मूली हैं, तमाम तरह की सब्जियां हैं जिसको कि आप रबी में सफलतापूर्वक आप खेती करके अधिक आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं और उसकी अधिक उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन फसलों को लगाने के लिए हमारे किसान भाई अपने खेतों को किस प्रकार तैयार करें डॉक्टर साहब? किसान भाइयों, रबी के मौसम की जो सब्जियों की खेती होती है तो उसमें सब्जियों की एक तो खेत की तैयारी आपको करनी पड़ेगी बढ़िया ढंग से, और दूसरी चीज़ है कि नर्सरी का कुछ ऐसे सब्जियों के हैं जिनकी खेती सीधी बीज से की जाती है और कुछ सब्जियां हैं जिनकी आपको पहले पौधशाला में बिचड़ा तैयार करना पड़ता है, तब आप उसको 25 से 30 दिनों के बाद अपने तैयार खेतों में आप जो है वो पौधे को आप लगाते हैं। तो कुछ सब्जियां जैसे मटर हैं, मटर के लिए तो आपको सीधी फ्रेंच बीन है, इन सब के लिए सीधी आपको खेत में तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी ढंग से। और ख़ास करके जब आप किसान भाइयों खेत की तैयारी कर रहे होते हो तो उसमें आप देख लें कि उसमें आपकी 2 से 3 जो है जुताई अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। और उसी समय खास करके जैसे कि आपकी गोबर की खाद आती है तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको खेतों में अच्छी तरीके से मिला दें, और यह सुनिश्चित करें कि उसमें आप जो रासायनिक खादें डालते हैं जैसे कि फास्फोरस और पोटाश जो है इसकी पूरी मात्रा और ख़ासकर नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा आप खेतों में बढ़िया ढंग से मिला दें। और ख़ास करके यह भी ख्याल रखें कि सब्जियों की खेती में जैसे वर्मी कंपोस्ट, जैविक उत्पाद जो वर्मी कंपोस्ट है, इसका भी आप खेतों में अपना लगाएं। और साथ में जैसे कि कुछ नीम की खलियां आती हैं तो इसका भी आपको प्रयोग करने से बहुत से ऐसे जो मिट्टी जनित रोग होते हैं तो उनमें आपको फसलों को सुरक्षा मिलेगी। और ख़ास करके जैसे आप नर्सरी की तैयारी करते हैं तो नर्सरी का भी इसमें अभी जैसे कि आप अभी हमारा समय जो अभी मध्य अक्टूबर चल रहा है तो इसमें बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसके कि अभी आप बिचड़े जो हैं वो तैयार कर दिए होंगे, तो बिचड़े को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने पछेती किस्म की जैसे कि फूल गोभी है या पत्ता गोभी है तो इन सभी का, या जैसे कि आपको अभी ये मीन्स अन्य सब्जियों की करनी हो तो पौधशाला में आपको बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ पौधों को तैयार करने की आवश्यकता हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी देख रहे कि हल्की बारिश भी हो रही है, तो उस तरह में किसान भाई क्या ध्यान रखें अपने खेतों के लिए? बिल्कुल, अभी किसान भाइयों जैसे कि आप अगर पौधशाला तैयार कर रहे हो तो ये जैसे कि पौधशाला में विशेष तौर पे ख्याल रखें कि ज़मीन से जो आपकी नर्सरी बने वो कम से कम 6 इंच ऊंची ज़मीन आप उसको ऊंची क्यारियों में बनाएं। और साथ में जैसे भी बरसात का इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है मिट्टियों में, तो इसमें आपको जैसे मैंने कहा कि नीम की खलियों का भी प्रयोग करें मिट्टी में। और साथ में रासायनिक दवाओं जैसे कि आपकी कार्बोफ्यूरॉन आती है तो ये 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप जो नर्सरी क्षेत्र में जो आप बना रहे हैं तो उसमें मिट्टियों में अच्छी तरह से मिला करके हल्की सिंचाई करके और तब उसमें आप बीजों को लगाएं ताकि जो मिट्टी जनित रोग हैं वो ना होंगे। तो इनका विशेष ख्याल खास कर करना चाहिए। और ख़ास करके जैसे आप बीजोपचार का बीज नर्सरी में डाल रहे हैं तो आपको बीजोपचार करना भी उतना ही अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो बाद में जो अधगलन की बीमारी होती है, तना गलन की बीमारी होती है, वो आपके खेतों में ज़्यादा मिलेगी। तो उसके लिए जैसे कैप्टन है या थायरम है तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, या अभी मार्केट में आप यह देखेंगे अच्छे कंपनियों को लेंगे बीज या हमारे केंद्र से भी आप बीज प्राप्त करेंगे तो बीजोपचारित ही जो रासायनिक दवाओं से उपचारित की हुई बीज मिलती है। तो खास करके इन जब आप नर्सरी, खास करके अभी अच्छी विधि भी आ गई है जो किसान भाइयों को, जैसे भी बरसात का समय है तो अभी जैसे पोर्ट्रे सिस्टम होता है जिसमें कि एक में आपका 104 पौधे तैयार हो सकते हैं, तो आप उस तरीके से उसमें मिट्टी उसमें आप ना लगाएं
और उसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट हो जाती है या फिर कोकोपीट हो जाती है, वर्मिकुलाइट हो जाती है। तो इनसे आप बिना मिट्टी के आप उसमें पौधे तैयार कर सकते हैं। वो आप कहीं पे भी आप छाया जगह पे कर सकते हैं या आप उसको हवादार जगह पे कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो, या उसमें उसके ऊपर आप अगर मच्छरदानी की आप उसको कवरिंग कर देते हैं तो बाहर से कोई इसमें कीटाणु नुकसान भी नहीं कर पाता है। और चूंकि इसमें मिट्टी का अंश नहीं लेते हैं तो इसलिए मिट्टी जनित जो भी बीमारियां होती हैं वो पौधों को नहीं नुकसान पहुंचा पाती है। तो किसान भाइयों, आज करके खास करके जो आप पौधे तैयार करते हैं इसमें आपको इस समय में विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बीज आपके स्वस्थ होंगे तो आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। और डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहुत सारे ये इरिगेशन पे डिपेंड रहते हैं। जी। तो वो रबी मौसम में कैसे अपने खेतों का उपचार करें? जी बिल्कुल, सिंचाई की प्रबंधन जो होती है खेतों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खास करके ऐसे समय में जब आपकी रबी की मौसम आप ले रहे हैं, अगर पिछली बरसात होती है तो ठीक है, अन्यथा किसान भाइयों आप जैसे कि फसलों को लगाते हैं तो लगाने के 2-3 दिन बाद आप उसमें हल्की सिंचाई करें। और ख़ास करके उसके बाद जब आप इसमें सिंचाई करने जाते हैं तो सब्जियों में क्या होती है कि हल्की सिंचाई लेकिन निरंतर सिंचाई। तो जो आप एक सिंचाई करते हैं उसके बाद आपको 10 से 12 दिन के बाद दूसरी सिंचाई देने की हल्की, लेकिन ख्याल विशेष रखें कि इसमें आप हल्की सिंचाई दें। कभी भी अपने क्यारियों को पूरी तरह ना भरें। और ख़ास करके जैसे कि मैंने बताया कि जब आप इस रबी के खेती में जा रहे होते हैं तो आप खेतों को आप जैसे कि ब्रॉडबेड बनाते हैं, ज़मीन से 4 इंच ऊंची की आप जो बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है अगर कहीं अकरन ज़्यादा बारिश भी होती है तो आपका जो ड्रेनेज है वो व्यवस्था रहती है, तो पौधों को नुकसान नहीं पहुंच पाता है। खास करके किसान भाइयों जो ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे होते हों तो उनके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आप ड्रिप से जो आप अपनी सिंचाई करते हैं तो खास करके उसमें मल्च का प्रयोग आप अवश्य करें। तो खास करके रबी में अगर आपको दुगना उत्पादन प्राप्त करना हो तो इस मल्च के इस्तेमाल से यह फ़ायदा होता है कि आपको एक तो टपक विधि से आप पानी नियंत्रित वे में देते हैं, जो पानी देते हैं वो संरक्षित रहती है और साथ में इसमें खरपतवार नहीं आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके खरपतवार नहीं आने से आपकी निकासी कम करनी पड़ती है और ख़ास करके इसमें नमी भी उसके अंदर और चूँकि ठंड का मौसम आपका नवंबर दिसंबर जनवरी जो ठंड का मौसम रहता है तो अंदर में तापमान भी अधिक रहता है। तो इससे क्या होती है पौधे की फलन फूलन अच्छी होती है किसान भाइयों, और आपको उपज ज़्यादा प्राप्त होती है। तो अगर आप ड्रिप में जा रहे हो तो खास करके मल्च का इस्तेमाल करना ना भूलें। और जाते जाते हमें ये बताइए कि उनकी देखभाल, अब जो फसल उग गए, पहले तो खेत के उपचार हो गए, अब फसल उग गए तो उसका देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करें? किसान भाइयों जैसे कि चर्चा हो रही है इसमें, जैसे कि आपके फसलें आ जाती हैं तो आपको निरंतर अपने फसलों को जैसे कि मैंने बताया कि आपने 2/3 मात्रा आपने नाइट्रोजन की शुरू में दे दी, तो अब जो 1/3 जो बची हुई मात्रा है तो उसको आप समय पे उसको करें। जैसे जनरली 30 से 45 दिन के अंतराल पे हम सब उसकी एक छिड़काव कर देते हैं, मतलब उस खाद का एप्लीकेशन कर देते हैं। खास कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जिसमें कि आपको मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती है, जैसे आलू हैं तो उसमें आपको मिट्टी भी चढ़ाने की आवश्यकता है, वो करें। और साथ में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई किसी बीमारी या जिसके लक्षण आ रहे हो तो उसके नियंत्रण के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। कहने का मतलब है कि फसल के साथ साथ आपको बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि फसल एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इसकी सिंचाई की समय के साथ हम सिंचाई करें। अगर आप विलम्ब करते हैं तो उसकी उपज आपको कम होगी। इसी तरह से अगर प्रोफाइलेटिक मेजर्स में जैसे कि आपका अगर कोई कीड़े लग रहे हैं या बीमारियाँ आ रही हैं तो उसको आप ध्यान रखें ताकि उसको समय पर उस पर छिड़काव कर सकें। तो किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी, तो आप इन बातों पर अमल करें और बहुत से बहुत लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। तो हरी हरी सब्जियों की बात तो हो गई, लेकिन अभी जो दूसरी बात है वो ये है कि ठंड के मौसम में हमें अपने पशुधन की भी जो देख रेख है उसे कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरत है। खास करके देखो जाड़ कर मौसम शुरू हो जाए है किसान मन, तो जाड़ कर मौसम में हमारे मन अपन देखभाल तो करबे करेला, अपन गतर काया कर रक्षा तो करबे करेला भाई, हमारे पशुधन कर भी तो जरूरी है उनका देख रेख करना। बिल्कुल, तो चलिए फटाक से बता दीजिए कि ये जो जानकारी लेकर आखिर आज हमारे साथ कौन है। एकदम हमारे मन संग एक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद, और जो कि हमारे मन के जानकारी देवें कि जाड़ कर मौसम में जो मुर्गी हैं उमन कर देख रेख हमारे मन कैसे कर सकीला। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि जाड़े का मौसम आने वाला है और जाड़े के मौसम में मुर्गियों की विशेष देखभाल कैसे रखें, इसके लिए और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुशील प्रसाद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या जाड़े के दिनों में मुर्गियों के लिए विशेष प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है?
हाँ, मुर्गी पालक भाई जो भी हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन तीनों मौसमों में अलग अलग प्रबंधन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुर्गियों का रख रखाव से लेकर उनकी बीमारियां अलग मौसम में अलग अलग तरह के होते हैं। जिन पे मुर्गी पालक जो भी हैं वो उन्हें इन बात का ध्यान रखना पड़ता है कि चाहे वो जाड़े में करें या गर्मी में करें, तो उनके लिए प्रबंधन की अलग ज़रूरत होती है। अलग ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, मुर्गियों में उम्र के हिसाब से भी क्या प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि मुर्गियों में जो अवस्था है ये 3 प्रकार की अवस्था में जिसे कि हम विभाजित करते हैं। जैसे कि शुरू के अवस्था को हम लोग स्टार्टर कहते हैं, उसके बाद फिर ग्रोअर आ जाती है, फिर अंडे देने वाली मुर्गियां हो जाती हैं, उन्हें हम लेयर कहते हैं। अगर वो कोई ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उनमें 2 अवस्था में बांटा गया है, जिसमें कि स्टार्टर, जो कि हम 4 सप्ताह तक स्टार्टर बोलते हैं, और 4 सप्ताह से बेचने तक जो है फिनिशर कहा जाता है। और उनके प्रबंधन में भी हमें उसी प्रकार से उनके जिस तरह के अगर स्टार्टर हैं तो स्टार्टर के हिसाब से उन्हें प्रबंधन करने की ज़रूरत है, और अगर ग्रोअर हैं जो उन्हें ग्रोअर की तरह से प्रबंधन करने की ज़रूरत है, और अगर कोई लेयर मुर्गी पाल रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रबंधन की ज़रूरत होती है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जाड़े के दिनों में खान पान भी एक विशेष महत्व रखता है मुर्गियों के लिए, तो वो खान पान की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? देखिए, खान पान की व्यवस्था सबसे पहली बात होती है कि उम्र के हिसाब से खान पान की भी व्यवस्था होती है। अगर आपके चूजे की अवस्था में है तो चूजे की अवस्था में जिसे हम दाना दिया जाता है वो स्टार्टर दाना दिया जाता है जी। जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो प्रोटीन की मात्रा अधिक रखने का कहने का मतलब होता है कि उसमें हमारे चूजों का बढ़वार अच्छा हो, इसलिए प्रोटीन की मात्रा उसमें अधिक होती है। अब इसके बाद जैसे जैसे चूजा बढ़ते, जैसे ग्रोअर की अवस्था में अगर चूजे आ जाते हैं तो उस समय पर हमें ग्रोअर दाना देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा स्टार्टर से कम होती है और उसमें एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से अगर अंडे देने वाली मुर्गियां की अवस्था में आ जाती हैं लेयर की अवस्था में, तो लेयर में हमें क्या करना है कि उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कैल्शियम देते हैं। प्रोटीन की मात्रा ग्रोअर से कम होती है। तो इस प्रकार से जिस तरह का हम उत्पादन रखते हैं उस प्रकार से हमें दाना भोजन देने की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी अवस्था है कि अगर आप ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग अभी 3 प्रकार का दाना देते हैं। जैसे कि अगर 14 दिन तक चूजा है तो उसे आप रेडीमेड अगर दाना खिला रहे हैं तो प्री स्टार्टर दाना दें। प्री स्टार्टर के बाद आप उसे 28 दिनों तक, 14 दिन के बाद आप स्टार्टर दाना दें, और स्टार्टर के बाद 28 दिन के बाद जब तक आप मुर्गियों को बेचते हैं तब तक आप उसे फिनिशर दाना दें। तब इस प्रकार से अगर दाना का व्यवस्था रखते हैं तभी आपके उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और इससे आपका देखभाल भी अच्छा हो सकता है। डॉक्टर साहब, हर मौसम में मुर्गियों को अलग अलग तरह की बीमारी होती हैं, तो जाड़े के मौसम में विशेषकर मुर्गियों की खासकर कौन कौन सी बीमारी होती है और उनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि ऐसा होता है कि जाड़ा जो है वो इससे पहले बरसात आया हुआ होता है जी। बरसात के मौसम के बाद जाड़ा आता है। तो बरसात के दिनों में होता क्या है कि जो लीटर है हमारा, लीटर के व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से बरसात के दिनों में करने की ज़रूरत होती है। अगर आप लीटर का प्रबंधन अगर सही नहीं करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप लीटर से होने की संभावना होती है। इसलिए सबसे पहला काम है कि जो कृमिनाशक दवा, क्योंकि जब आप सबसे पहले जब बरसात ख़त्म हो तो मुर्गियों को कृमिनाशक दवा अवश्य दें, ताकि जो भी बरसात के दिनों में उनके पेट में कृमि हो गया है उससे आपके रोका जा सके। तो ये सिर्फ 1 दिन के लिए एक खुराक जो है पीने के पानी में आप कृमिनाशक दवा दे दें, तो इससे कृमि का नाश हो सकता है। और दूसरी बात है कि जब ठंडा आने पर मुर्गियों में एक प्रकार की बीमारी कहते हैं कोराइजा, मुर्गियों में सर्दी की बीमारी है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी बीमारी आपको जाड़े के दिनों में ज़्यादा आती हैं। इसमें आप देखेंगे कि जब चूजे या मुर्गियां मर जाती हैं तो उसके नाक के पास दबाएंगे तो उससे पानी निकलता है।
तो इस अवस्था को ही हम लोग कोराइजा कहते हैं। और कोराइजा से बचने के लिए आप पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा उसमें चलाएं, तो इससे आपको निजात मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक मुर्गियों में विशेषकर झुपने की बीमारी भी होती है, जिससे मुर्गी बहुत ही मृत्यु दर उनका बढ़ जाता है, तो उनसे बचने का उपाय क्या हो सकता है? देखिए, मुर्गियों में जो झुपने वाली बीमारी आपने कहा, तो ये देहाती भाषा में इसे टुनकी या झुपनी भी कहते हैं। तो ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है। ये अगर दूसरे गांव में अगर आ जाता है, अगर आपके आसपास के गांव में भी है, तो उससे आपके यहाँ भी ये बीमारी आ सकती है। इसे हम रानीखेत बीमारी कहते हैं। और रानीखेत बीमारी के लिए हो जाने के बाद उपचार करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप अपने चूजों का, मुर्गियों का टीकाकरण समय पर कराएं। रानीखेत का टीकाकरण आप जब चूजा 3 दिन का रहता है उस समय ही आप इसका टीकाकरण करवा दें। दूसरा टीका आप 24 दिन पर करें। और तीसरा जो है 8वें वीक में इसे सुई से देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 0.5 ml प्रत्येक मुर्गी को जांघ में आप लगा दें, तो इससे आपके रानीखेत बीमारी से निदान लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं तो आप 2-3 बातों का निश्चित रूप में ध्यान रखें। एक तो है कि अपने फार्म की साफ़ सफाई अच्छी तरह से रखें, ताकि उसमें बीमारियों का प्रकोप कम हो सके। और जो भी फैलने वाली बीमारी है उसका टीकाकरण आप बिल्कुल निश्चित समय पर कराएं। तो मुर्गियों में मैं यही कहना चाहूँगा कि रोकथाम के उपाय करना ज़्यादा बढ़िया है बनस्पत की आप इलाज पर जाएं। इलाज करने से आपका नुकसान भी होता है और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। इससे बचने के लिए आप निदान के लिए समय समय पर टीकाकरण करवा लें जिस बीमारी का है, और तब आप अधिक लाभ मुर्गी पालन से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करेला किसान मन रोमन की जानकारी बड़ा बेस लाइक हुई, और रोमन अपन जे मुर्गी और खास करके और भी पशुधन जेवन है सिमन कर रोमन ज़्यादातर मौसम में देख रेख कर सकीला। तो यानी आज हम जो लेकर आए थे, जो आज का अंक लेकर आए थे, उसमें हमने सभी कुछ शामिल कर लिया। हरी सब्जियां शामिल कर दी, पशुओं को भी शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा आज का जो अंक रहा है ना। एकदम एकदम। और देखो किसान मन हमरे मन जैसन कि रोज दिन रोमन के अपन कार्यक्रम कर पता के लिखाइला, तो रोमन ऐसा करो फटाफट एकदम पेन कॉपी के धेर लो और हमरे मन का कार्यक्रम कर पता के लिखे के लिए तैयार हो जाओ। तो लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो आपके खतों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। आप हमें खत लिखिए ताकि हम आपको नई नई सी जानकारियाँ दिलाते रहें। तो किसान मन एकदम फिर हमरे मन रोमन के शुभकामना देते हुए छठ पर्व कर। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। एकदम लगे तब जोहार।